चलिए देखिए गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फलक क्या है? किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फलक कहते हैं ना। किसी भी पृष्ठ के अभिलंब की वैद्युत फलक में आपको दो चीजें इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फलक से संबंधित दो चीजें आपको मतलब की समझनी है। एक तो वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि गॉस के थ्योरम से देने से पहले का जो डिफिनीशन था ना, गॉस के थ्योरम को देने से पहले का जो डिफिनीशन था ना, वो क्या था? वो आपका यही था, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत, विलंबवत का मतलब यह है लंबवत ना, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर कि जो वैद्युत फ्लक्स का जो डिफिनीशन है वो ये है ना, ये कोई पृष्ठ हो गया, ये क्या हो गया? कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ के लंबवत अगर हम बात करें तो ये लोग, इस पृष्ठ के लंबवत ये बल रेखाएं गुजर रही हैं ना, इस पृष्ठ के लंबवत देखो बल रेखाएं गुजर रही हैं। अगर इस पृष्ठ के लंबवत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत ना, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फलक कहते हैं ना। तो हम कह सकते हैं फाई इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू ए cos थीटा ना। तो फाई इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू ए cos थीटा। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है कि फाई इक्वल टू ए इंटू ए cos थीटा। ये आया कहां से? इसको भी हम बताएंगे ना कि किसी भी पृष्ठ के, अगर कोई भी पृष्ठ है, अगर इसके अभिलंबवत अगर कोई बल रेखा गुजर रहा है ना, तो किसी भी पृष्ठ के लंबवत अगर कोई बल रेखा गुजर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत फलक कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वैद्युत फलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वैद्युत फलक है यानी कि यह एक अदिश राशि है ना। ये कैसी राशि है? यह एक अदिश राशि है ना, इसमें दिशा नहीं होती है, यह एक अदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की अगर हम बात करें, वैद्युत फलक का मात्रक ना, तो वैद्युत फलक का मात्रक क्या होगा? वैद्युत फलक का मात्रक ना, मात्रक देखिए ई एक वैद्युत क्षेत्र तो हो जाएगा न्यूटन, यहाँ पर मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ना। इसका जो मात्रक होता है ई है, इसको हम न्यूटन प्रति कूलम कह सकते हैं। ए है जिसको मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम ना। ये हमारा क्या है? वैद्युत फलक का मात्रक है। बात समझ, ये हमारा क्या है? वैद्युत फलक का मात्रक। यहाँ पर देखिए आप बीमा निकाल सकते हैं इसका, एन यानी कि न्यूटन, न्यूटन यानी कि बल, तो बल की बीमा क्या होती है? एम टी की घात -2 है। अच्छा मीटर स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल की घात 2। कूलम के जानते हैं कि बराबर आई टी पढ़ा गया था तो 80, इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका बीमा भी आ जाएगा ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना, यह एक अदिश राशि, इसका मात्रक मैंने बताया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो मात्रक से हम बीमा भी निकाल लेते हैं। बात सुनो, तो आइए देखते हैं आगे हम इसको मिटा जाए। चलिए तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने बताया ना कि फ्लक्स का जो सूत्र होता है फाई इक्वल टू ए cos थीटा। चलिए ये आया कहां से, कैसे आया है, इसको हम बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम कहें कि ये हमारा क्या है, मान लो ये हमारा कोई भी क्षेत्रफल है ना, और ये जो क्षेत्रफल है मान लो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखा गुजर रही, मान लो ऐसे गुजर रही है ना, मान लो क्षेत्रफल से ना, ऐसे ना, चलिए क्षेत्रफल सदिश अगर हम देखें ना, अगर हम क्षेत्रफल सदिश की अगर हम बात करें तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया ना, क्योंकि क्षेत्रफल के लंबवत क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश होता है ना, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। अच्छा तो जो बल रेखा है ना, इस क्षेत्रफल से ना कुछ एंगल बनाकर जा रहा है,
समझिएगा, कुछ एंगल पर ये बल रेखा जो है ना इस क्षेत्रफल से कुछ एंगल पर जा रही है। बात को समझ आ रही नहीं? देखिए, इससे कुछ एंगल पर जा रही है, बात समझिएगा। ये क्षेत्रफल से, क्योंकि क्षेत्रफल के लंबवत की डिफिनेशन जो अभी हमने बताया, ध्यान समझिएगा बारीकी से ना। जो हमने डिफिनेशन अभी आपको बताया, वो डिफिनेशन क्या बताया था? वो डिफिनेशन मैंने यही बताया था कि किसी भी मतलब कि पृष्ठ की अभिलंबवत, किसी भी पृष्ठ के अभिलंबवत मतलब किसी भी क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखा यानी कि ई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फलक कहते हैं ना। यहाँ पर ये मैंने जो एरिया बनाई, ये तो वेक्टर है, यानी कि ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, यानी क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल का लंबवत होता है। और उसी के लंबवत में आपका क्या होना चाहिए? उसी के लंबवत में क्या होना चाहिए आपको बताइए? उसी के लंबवत में आपका देखा जाए तो वैद्युत बल रेखा होनी चाहिए, लेकिन नहीं है ना, लेकिन लंबवत नहीं है। बात को समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश खींचना चाहूँ तो ये लो, यहाँ पर अगर क्षेत्रफल सदिश खींचना चाहो तो लो, ये लो, लंबवत जो होता है ना, यहाँ पर खींचना चाहो तो लो ये, यानी कि हर एक से देखा जाए ये थीटा कोण बना है नहीं, हर एक से देखा जाए जो जो मतलब कि हमारी ये वैद्युत बल रेखा है ना, ये हमारी क्या है? वैद्युत बल रेखा है ना। और ये हमारा क्या है? वेक्टर ए है। ये देखो वैद्युत बल रेखा वेक्टर ए, और ये हमारा क्या है? वेक्टर ए है। यानी कि जो वैद्युत बल रेखा है ना, जो वैद्युत बल रेखा है, कहीं कहीं क्षेत्रफल सदिश थीटा कोण या हम कह सकते हैं, क्योंकि जो क्षेत्रफल सदिश होता है क्षेत्रफल का क्या होता है? लंबवत होता है, क्षेत्रफल के लंबवत होता है। और जब क्षेत्रफल के लंबवत होता है तो हम इस बात से अंदाजा, यानी इस बात को हम समझ सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा उसके लंबवत है कि नहीं है। अगर क्षेत्रफल के लंबवत होगा तो क्षेत्रफल सदिश के ही डायरेक्शन में होगा ना। अगर वैद्युत बल रेखा क्षेत्रफल के लंबवत होगा तो कहीं कहीं क्षेत्रफल सदिश के ही डायरेक्शन में होगा ना। अगर क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन में नहीं होगा तो हम क्षेत्रफल सदिश से कोण निकाल सकते हैं कि कितने एंगल पर है। अगर जितने एंगल पर है तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्षेत्रफल के इतने एंगल पर है, यानी इतने कोण पर बनाकर जा रहा है वैद्युत बल रेखा। बात को समझिएगा ना। तो हर एक क्षेत्रफल सदिश से कितने कोण पर है ये आपने देखा ना। अच्छा, अगर हम कहें कि अगर वैद्युत बल रेखा ना क्षेत्रफल सदिश से थीटा कोण पर है, तुम कह सकते हैं कि सभी की सभी बल रेखाएं लंबवत नहीं है ना, यानी ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं निकल रही इस पृष्ठ से। तो कितनी बल रेखाएं ना, कितनी बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन में है मुझे नहीं पता ना। कितनी बल रेखाएं क्षेत्रफल सदिश के डायरेक्शन में है ना, मुझे नहीं पता ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घटक करना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? घटक करना पड़ेगा, कंपोनेंट इसका करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? घटक करते हैं। तो कहीं कहीं देखिए ई का अगर हम घटक करेंगे तो कहीं कहीं ई का देखो हम घटक करते हैं ना। ई का घटक देखो, ये लो, ये हमारा क्या है? ई है ना। इसका घटक करेंगे यहाँ पर तो ई cos थीटा जाएगा ना, और ये हमारा ए तो है ही ना। अगर हम घटक करेंगे तो इसमें क्या आएगा? ई cos थीटा। ऐसे इसका भी घटक करेंगे तो यहाँ पर ई cos थीटा आएगा। अगर ऐसे भी यहाँ घटक करेंगे इसका ई cos थीटा आएगा, इसका भी घटक करेंगे तो ई cos थीटा आएगा। बात समझना, यानी कि फलक अगर इसके डायरेक्शन में अगर हम निकालना चाहे तो कितना फलक आएगा बताइए? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए cos थीटा ना, ई इंटू ए cos थीटा, यानी कि फाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ना। कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। यानी कि जो वैद्युत फलक का जो सूत्र है ना, ई ए cos थीटा कैसे आया वो आप देख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बात समझना, क्या हो जाएगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। क्लियर है? आइए कुछ विशेष स्थितियां देख लेते हैं ना। कुछ विशेष स्थितियां इसका हम देख लेते हैं ना। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखिए सूत्र क्या है हमारा? फाई इज इक्वल टू है ई डॉट ए cos थीटा ना।
यहाँ पर देखिए फाइव ई इक्वल टू क्या है हमारा इंटू ए का थीटा ना। यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम थीटा बराबर जीरो ले ले, थीटा बराबर जीरो का मतलब क्या है, जिस दिशा में हमारा ए है उसी दिशा में हमारा ए है ना, जिस दिशा में हमारा ए है उसी दिशा में हमारा क्या है ई है ना। तो कहीं ना कहीं थीटा का मान क्या आएगा, जीरो आएगा। जब थीटा का मान जीरो आएगा ना तो हम कह सकते हैं कि ई इंटू ए। अच्छा काश जीरो, अगर काश कोड है तो काश जीरो वैल्यू क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है ना। काश जीरो वैल्यू कितना मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ पर ई इंटू ए काश जीरो, काश जीरो का मान क्या होगा, वन होगा। तो फाइव ई मैक्सिमम आ जाएगा, फाइव ई मैक्सिमम आ जाएगा ई इंटू ए, फाइव मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ई इंटू ए आ जाएगा। बात समझ रही, यानी कि थीटा का मान जीरो की डिग्री, थीटा बराबर जीरो की डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो फाइव मैक्सिमम आएगा, ए इंटू ए आ जाएगा ना। ये हमारा मैक्सिमम, क्योंकि काश जिस जिस वैल्यू पर काश मैक्सिमम मिलेगा ना, जिस डिग्री पर काश मैक्सिमम मिलेगा उस पर फाइव भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा ना। उस पर फाइव भी तो क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर जीरो आ गया ना। आगे देखिए अगर हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले तो ना, थीटा बराबर अगर 90 डिग्री ले तो फाइव क्या होगा, तो ये का क्या बताओ, फाइव ई क्या होगा, ये का 90 ना। तो का से 90 क्या होता है, का से 90 वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो फाइव ई कर सकते हैं ई इंटू ए, का से 90 वैल्यू जीरो, यानी फाइव ई का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फाइव क्या होगा, इसमें मिनिमम होगा ना, क्योंकि जीरो हो गया, जीरो मतलब क्या होगा, मिनिमम हो गया ना। तो ये देख सकते हैं ना, का 90 वैल्यू क्या होता है, शून्य होता है। तो फाइव क्या हो गया, हमारा मिनिमम हो गया ना। अच्छा अगला देखें, यहां से देखिए फाइव मिनिमम। अच्छा अगला देखें तो फाइव इक्वल टू ई इंटू ए कास क्या थीटा ना। थीटा बराबर अगर देखा जाए 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, अगर वैद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश हमारा इस डायरेक्शन में है और फलक हमारा इस साइड से आ रहा है, मतलब वैद्युत बल का इस साइड से आ रहा है, मतलब ऐसे ऐसे अगर हमारा क्षेत्रफल सदिश हो गया ना और वैद्युत बल का डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कैसे ना, तो कहीं ना कहीं कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पर रखेंगे 180 डिग्री। तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू ए कास कितना होगा, 180 डिग्री ना, कितना होगा कास 180 डिग्री। चलिए तो इसका मान कितना होता है, माइनस एक होता है। तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ये। अब देखिए जिस थीटा बराबर जीरो पर जितना वैल्यू मिलेगा ना, थीटा बराबर जीरो पर जितना वैल्यू मिलेगा और थीटा बराबर 180 डिग्री पर उतना वैल्यू मिलेगा ना। जितनी बार लिखा है थीटा बराबर जीरो पर मिलेंगे उतनी बार लिखा थीटा बराबर 180 डिग्री पर मिलेंगे। फर्क क्या रहेगा, इसका मतलब यह होगा कि बल रेखा इससे निकल रही है, इसका मतलब ये होगा जो वैल्यू बल रेखा क्या उस पृष्ठ पर प्रवेश करेगी ना। दोनों में अंतर केवल यही है, अंतर केवल क्या है, प्रवेश करने का और बाहर निकलने का केवल अंतर है ना। अगर बल रेखाओं की संख्या की बात करेंगे तो दोनों बराबर रहेंगे ना, बल रेखा की अगर संख्या की बात करेंगे तो दोनों बराबर रहेंगे ना। इसका मतलब यह है कि उससे बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है ना, उस पृष्ठ से बल रेखाएं बाहर निकल रही है। इसका मतलब यह होता है कि उस पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश कर रही है ना। अंतर केवल यही है, बात समझ रही है, अंतर इसमें केवल यही है। उससे बल रेखाएं क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, उससे बल रेखाएं क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। बात समझ आई। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यह है, देखिए जो फार्मूला पाए फाइव इक्वल टू ई इंटू ए का थीटा ना, ये जो थीटा है ध्यान देना, ए से यानी क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बना रहा है ना, क्षेत्रफल सदिश से कितना कोण बना रहा है, उसका मतलब वैद्युत बल रेखा क्षेत्रफल सदिश कितना कोण बना रहा है, ये है
बात सुनना। चलिए देखिए, तो यहाँ से अगर हम कहें कि कोई मतलब कि कोई 2 सेंटीमीटर की कोई साइड है ना, कोई 2 सेंटीमीटर क्या है, कोई साइड है ना, वर्गाकार साइड है ना। अच्छा, इस 2 सेंटीमीटर अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो ये है, ये क्षेत्रफल सदिश हो गया हमारा वेक्टर है ना। चलिए, तो हम कह सकते हैं जो वैद्युत बल रेखा है ना, इस पृष्ठ से ना, देखना जो वैद्युत बल रेखा है इस पृष्ठ से कितने कोण पर है, कितने कोण पर है, मान लो 60 अंक पर है ना, कितने कोण पर है, 60 अंक कोण पर वैद्युत बल रेखा क्या हो रही है, वो इससे निकल रही है, इस पृष्ठ से 60 अंक कोण पर वैद्युत बल रेखा क्या हो रही है, निकल रही है ना। तो बताइए कि इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स गुजरेगा ना, कितना फ्लक्स गुजरेगा, प्रश्न है। या मान लो यहाँ पर हम थीटा की जगह क्या ले लेते हैं, 30 हल करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी ना। तो प्रश्न ये है कि ये कोई मतलब 2 सेंटीमीटर कोई स्क्वायर है, कोई वर्ग है ना। चलिए, तो ये जो वैद्युत बल रेखा है इस पृष्ठ से 30 अंक का कोण बना रही है ना। ये जो वैद्युत बल रेखा है वो इस पृष्ठ से क्या है, 30 अंक का कोण बनाते हुए ये बल रेखा जा रही है ना। तो बताइए किस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, क्वेश्चन ये है किस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण लेने वाली यहाँ पर बात है, कोण हम हमेशा क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल सदिश हम वैद्युत क्षेत्र से ही कोण हम लेंगे ना। और जानते हो कि जो ये जो क्षेत्रफल है ना, ये जो क्षेत्रफल है इस पृष्ठ से हमेशा क्या रहता है, लंबवत रहता है ना। ये जो क्षेत्रफल है इस पृष्ठ से हमेशा क्या रहता है, लंबवत रहता है ना। हमेशा लंबवत रहता है, याद रखना, हमेशा क्षेत्रफल सदिश हमेशा लंबवत रहता है। कहीं ये टोटल एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और जब ये टोटल ये 90 डिग्री रहेगा तो ये 30 अंश कितना हो गया, तो इतना कितना होगा बताओ, 60 अंश होगा ना। ये जो कोण होगा कितना होगा बताओ, 60 अंश होगा। बात समझना, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल से क्या रहता है, लंबवत रहता है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा क्षेत्रफल से क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो चलिए देखिए, यहाँ से लिखेंगे फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए कास थीटा। तो थीटा मान क्या रखेंगे बताओ, 60 अंक रखेंगे ना। थीटा मान क्या रखेंगे, 60 अंक। तो फाई इज इक्वल टू ए इंटू ए कास क्या होगा, 60 अंक होगा। कितना होगा, कास 60 अंक होगा। और कास 60 अंक का मान कितना होता है, अच्छा वैद्युत क्षेत्र का मान, वैद्युत क्षेत्र जो है याद रखा 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र में ये पृष्ठ है, ये का मान लेना भूल गए थे ना। तो ध्यान देना, ये जो वैद्युत क्षेत्र का मान है कितना होगा, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र में ये रखा गया ये पृष्ठ, ठीक है। चलिए, तो फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई का मान कितना होगा, 2 × 10⁵ और ये का मान कितना होगा, 2 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना, एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा 2 सेंटीमीटर है तो 100 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा ना। चलिए, यहाँ हो जाएगा 2 × 10⁻² का अगर हम वर्ग करेंगे तो 4 × 10⁻4 हो जाएगा ना। चलिए, एक हमारा कितना होगा, 4 × 10⁻4 और का 60 का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो 5 कितना हो जाएगा, 10⁻5 10⁻4 तो 10⁻1 आ जाएगा, गुणे 4 यानी कि 10⁻40 न्यूटन मीटर का प्रति कूलम। यानी कि इससे कितने गुण रखाएं निकलेंगी, 4 × 10⁻40 न्यूटन मीटर का प्रति कूलम, ठीक है। कितना होगा, न्यूटन मीटर का प्रति कूलम। चलिए, अब आइए देखिए वैद्युत फ्लक्स देखते हैं। वैद्युत फ्लक्स यानी कि गॉस का प्रमेय, गॉस ने क्या बातें बताई थी। देखिए गॉस के प्रमेय में, देखिए गॉस के प्रमेय में और ये सूत्र में डिफरेंसता आपको समझना जरूरी है। और इस बात से ये क्लियर होगा कि गॉस के प्रमेय की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए इस सूत्र में देखेंगे तो ई का मान
और ए का मान और cos थीटा, इन तीनों चीजों पर निर्भर कर रहा है ना। जो वैद्युत फ्लक्स है ना, जो गॉस के प्रमेय का जो सूत्र है और गॉस के प्रमेय से पहले का जो सूत्र है, अगर हम उस सूत्र को देखें तो वहां पर ई के मान पर भी निर्भर कर रहा है, ए के मान पर भी निर्भर कर रहा है, cos थीटा पर भी निर्भर कर रहा है। ये तीन की तीन चीजें हैं। ई तो चलिए ठीक है, थीटा भी चलिए ठीक है, लेकिन ए मतलब एरिया, एरिया मतलब किसी भी मतलब कि ज्योमेट्रिक एरिया, वर्की एरिया, सर्किल की एरिया, न गोले की एरिया, ट्रायंगल की एरिया ना। लेकिन अगर कोई ऐसा शेप आ गया, कोई ऐसी आकृति आ गई ना जहां पर जिसकी एरिया निकालना हमें कठिन है ना, जिसकी एरिया हमें निकालनी कठिन है ना, तो उसके लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा ना। जिससे मान लो अगर हम यहाँ पर कोई ऐसा सेट दे देते हैं ना, कोई इस प्रकार की आकृति दे देते हैं और इससे अगर फ्लक्स की अगर गुजरने वाली बात है, तो मान लो इनका मान तो मुझे पता है कि मैं इतने वैद्युत क्षेत्र में इसको रख दिए, चलो थीटा भी निकाल ली ना, लेकिन इसके पृष्ठ के लंबवत हम मान लो इसका लंबवत हम इधर खींच लिए और पृष्ठ मान लो इधर से वैद्युत रेखा निकल रही है, तो थीटा भी क्लियर हो गया ना। लेकिन आपका जो एरिया है, क्या ये एरिया निकाल सकते हैं? तो एरिया निकालना मुश्किल हो जाता है ना, यहाँ पर एरिया निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जो वैद्युत फ्लक्स है ये cos थीटा यानी कि जो ए है ना, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एक चुनौतीपूर्ण, मतलब कि हमारे सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी कि एरिया इसका निकालना मुश्किल हो जाएगा ना। तो कहीं न कहीं हम क्या करेंगे, कहीं कहीं इस सूत्र, ये जो सूत्र है किसी मतलब कि विशेष यानी कि जिसकी एरिया निकल सकती है वहीं पर इस सूत्र को हम लगा सकते हैं और वहीं पर हम इस वैद्युत फ्लक्स का सूत्र लगा सकते हैं। बात समझ में, ये cos थीटा। लेकिन कोई ऐसी शेप आ गई, कोई ऐसी और मतलब कि साइज का कोई वस्तु आ गया जिसकी एरिया हम नहीं निकाल सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास गॉस का प्रमेय है। और गॉस ने अपना जो प्रमेय दिया था ना, वो प्रमेय क्या है, तो आइए हम देखते हैं गॉस का प्रमेय ना, गॉस का प्रमेय क्या है। चलिए, तो गॉस का प्रमेय क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को सॉरी, यह बोल गया हाँ, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ना उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का ना, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश कुल आवेश यदि Q का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है ना। ये हमारा क्या है, वैद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र है ना, फाई इक्वल टू ना Q/ε0 ना, फाई इक्वल टू Q/ε0 ना। तो ये क्या बताइए, यहाँ पर गॉस का प्रमेय, किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध ना गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ को उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है ना। यानी कि जो गॉस ने अपना प्रमेय दिया ना, वो प्रमेय क्या दिया, किसी भी बंद पृष्ठ से, यानी कि कोई भी पृष्ठ होना चाहिए वो बंद होना चाहिए, अगर बंद नहीं तो आपको बंद करना पड़ेगा, अभी हम आगे बताएंगे ना। उससे गुजरने वाली जो कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी ना, उस पृष्ठ से गुजरने वाली जो कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी ना, उस पृष्ठ पर उपस्थित यानी कि जो भी पृष्ठ पर आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होगा। अब इस सूत्र में देखिए, तो ε0 का मान आपको पता रहेगा ना, अब Q यानी कि आवेश का मान भी आपको क्लियर रहेगा ना, तो आप क्या निकालोगे, वैद्युत फ्लक्स निकालोगे ना। यानी कि यहाँ पर एरिया जैसी कोई चीज नहीं ना, यहाँ पर एरिया यानी कि शेप जैसी कोई चीज नहीं ना। अगर एरिया नहीं है तो इस सूत्र को आप किसी भी मतलब कि किसी भी ज्यामिति आकृति के लिए लगा सकते हैं ना, कोई भी आकृति कैसा हो
एप्सिलॉन नॉट तो मुझे पता ही रहता है हमेशा, 8/10⁻12 ना, वो क्लियर रहेगा, आवेश भी क्लियर रहेगा ना। यहाँ पर एरिया क्या है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं ना। तो किसी भी बंद पृष्ठ, कोई भी पृष्ठ हो, बंद हो ना, कोई भी पृष्ठ होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद नहीं तो बंद करना पड़ेगा ना। बंद गुजरने वाली कुल वस्तु का रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर पड़ते कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसलिए देखो कुल आवेश का यानी क्यू का 1/ε0 गुना होगा, ये गॉस ने बताया। अच्छा, जब गॉस ने थ्योरम बताया तो लोगों को इसकी प्रमाण की जरूरत पड़ने लगी ना, कि मैं ऐसा नहीं मानूंगे ना कि आपका ये फार्मूला सही है, ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिया है ये सही है ना। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, कब गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, यानी कि जो गॉस ने प्रमेय दिया ना, Q/ε0 ना, ये प्रमेय, ये थ्योरम सही है कि नहीं, लोगों को प्रूव करने के लिए, यानी कि लोगों को बताने के लिए गॉस ने क्या किया, अपनी प्रूविंग दिया, यानी कि जिसको हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। ठीक है।